ट्रांसपेरेंट वस्तु के श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट तो सब कोई जानता है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का हम लोग नाम ले लें, ठीक है, तो वह मैक्सिमम 90% टाइम्स वह ओपेक ऑब्जेक्ट के रूप में ही आता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का नाम ले लें। अब समझना मेनली है ट्रांसल्यूसेंट को, हालांकि ये सब कुछ हम लोग पहले बेसिक क्लास से जानते हैं। ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं ऐसा वस्तु जिससे कि प्रकाश की किरणें पूरी तरह से पार नहीं करें। ठीक है, क्या होता है कि कुछ उससे परावर्तित हो जाती है और कुछ उससे अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, वो सब बताएंगे आगे, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, वो सब सिखाएंगे। ठीक है, मतलब अगर हम किसी कागज में, ठीक है, कागज के टुकड़े में ऑयल लगा दें, तेल लगा दें, ठीक है, और उससे जो लाइट आती है, ठीक है, तो वह थोड़ा थोड़ा लाइट पास कर जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है, फाइबर को जब हम लोग अपने खिड़की में यूज करते हैं, फाइबर यूज किया जाता है खिड़की में, ठीक है, या गेट में भी यूज करते हैं, या छत को कवर करने में, खुले स्पेस को कवर करने में भी यूज करते हैं, तो वह भी एक तरह का ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसलूसेंट, जिससे पूरी तरह प्रकाश की किरणें ना तो पार करती है, ना ही पूरी तरह रुकती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? आधा पार कर जाए और आधा रुक जाए। तो चौथा टॉपिक भी इसके अंदर जो था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए। अभी तक हम लोग ऐसे ही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ये बहुत आसान है और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पीड से। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अभी हम लोग क्या जान रहे थे? बेसिक जान रहे थे। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को एलसीएम पढ़ना हो, ठीक है, या मेंसुरेशन पढ़ना हो, या उसको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना हो, तो उसे क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। इसी तरीके से प्रकाश का परावर्तन जब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, कितने तरह का लाइट का प्रकार होता है, कन्वर्जिंग लाइट, डाइवर्जिंग लाइट एंड पैरेलल लाइट, इन सभी चीजों को, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लाइट आकर पड़ती है, ठीक है, उसे कितने भागों में बांटा गया? दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट 3 ही भाग में बांट दिया गया है, एक ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट और तीसरा ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग पूरे बेसिक को समझ चुके हैं। हमारा फोकस अब हमारे मेन टॉपिक पे पहुंचा है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका बेसिक मतलब पहले से क्या कुछ पढ़ा हुआ है तो क्या समझते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्रकाश पड़ता है, या जहाँ पे प्रकाश टकराता है। सपोज यह एक मिरर है, क्या है? मिरर है। इधर लाइनिंग क्यों दिए हैं? ये शो कर रहा है कि इधर हम पेंट कर दिए हैं। क्या कर दिए? एक तरफ पेंट कर दिए हैं। जब किसी शीशे को हम एक तरफ पेंट कर देते हैं तो वह मिरर बन जाता है। अगर इसको पेंट नहीं करते, ठीक है, तो यह कैसा ऑब्जेक्ट हो जाता? ट्रांसपेरेंट हो जाता या नहीं? लेकिन जब हम इसको पेंट कर दिए तो कैसा बन गया? ओपेक ऑब्जेक्ट बन गया। इसके ऊपर से लाइट की किरणें पास नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अब इसका क्या एडवांटेज है, क्या यूज है इस मिरर का, वो हम लोग समझते हैं। जब कोई लाइट, कोई प्रकाश की किरणें, कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, सपोज कहीं से यह रे ऑफ लाइट इस तरीके से आया, ठीक है, ऐसा हम लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं करके कि जब किसी मिरर पे एक एंगल से टॉर्च को जलाते हैं, ठीक है, तो जिस एंगल से हम टॉर्च को जलाते हैं उसके रिफ्लेक्शन एंगल से, मतलब जितना इधर से हम जलाए उसका उल्टा इधर से वापस चला जाता है। ठीक है, इसका यूज भी साइंस में बहुत ज्यादा है। ठीक है,
जहाँ लाइट नहीं पहुंच पाता है, ऐसे जगहों पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग वहां तक लाइट को पहुंचाते हैं। तो रिफ्लेक्शन परावर्तन का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे प्रकाश जाकर टकराती है, नहीं, सिर्फ टकराती नहीं है। टकरा कर लौट जाती हाँ, जिस सरफेस से प्रकाश टकराकर लौट जाती है उस सरफेस को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रकाश की किरणें आई और किसी प्रॉपर एंगल पर इससे टकराकर रिटर्न हो गए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सरफेसेज जो होते हैं मैक्सिमम जो हमारे जन लाइफ में आते हैं वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है। जैसे हम अपने हाथ पे अगर टॉर्च का लाइट जलाएंगे तो क्या रिफ्लेक्शन हो जाएगा पर इससे? ठीक है, नहीं होगा। तो इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट मेनली मिरर को ही कहा जाता है, या हम लोग मेटल को अगर हाई फिनिश देते हैं, ठीक है, बहुत चिकना, अगर घर में हम लोग थाली यूज करते हैं, स्टील की थाली यूज करते हैं, ठीक है, चम्मच यूज करते हैं, तो इन सबों में भी रिफ्लेक्शन का गुण पाया जाता है। जहाँ सरफेस फिनिश, हम लोग सरफेस फिनिश को थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सरफेस जहाँ बहुत ज्यादा चिकना हो और ग्लेजिंग हो, चमकदार सरफेस हो और चिकना सरफेस हो, ठीक है, तो वहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैक्सिमम पॉसिबल है। यह क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऐसे कहा जाए तो दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, ठीक है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है। लेकिन मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे 100% रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। बाकी सभी से, हमारे बॉडी से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्यों? हमारे बॉडी पे जो लाइट आ रहा है, ठीक है, क्या पूरा अंदर घुस जा रहा है? नहीं घुस रहा है। हम अगर हम अगर खड़े रहें जाकर धूप में और एक मेटालिक ऑब्जेक्ट को, लोहा को रख दें धूप में, ठीक है, तो आधे घंटे के बाद क्या लोहा का जो टेम्परेचर होगा वही हमारा टेम्परेचर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जितना लाइट को वह अपने पास रख रहा था हम नहीं रख रहे थे, इसका यही मतलब हुआ ना, ठीक है। इसका मतलब लाइट जो हमारे बॉडी पे आ रहा था उसको हम फिर से पीछे धक्का दे रहे थे, ठीक है, कुछ जरूर मेरे बॉडी में जा रहा था जिसके कारण यह गर्म हुआ, ठीक है। अगर हम मिरर को 1 घंटे भी रख देते हैं लाइट में, ठीक है, तो वह बहुत कम गर्म होता है, बहुत कम गर्म होता है। उसका कारण वही है कि वह लाइट को अपने पास रख ही नहीं रहा है। जितना लाइट आ रहा है 100% वह रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा ह्यूमन बॉडी रहे या फिर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट रहे, वह क्या होता है कि लाइट को ज्यादा अपने अंदर रख लेता है, इस कारण वह थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, रिफ्लेक्शन कम करता है। हमारे फिजिक्स लाइफ में ऐसा कह सकते हैं, मिरर का इसीलिए सबसे ज्यादा यूज होता है, प्रकाश के परावर्तन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसीलिए यूज होता है कि मिरर एक ऐसा अकेला ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि रिफ्लेक्शन करता है, बट यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 100% रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। अब परावर्तन के कुछ नियम हैं, ठीक है। यह जो परावर्तन का नियम है, पहले कोई पढ़े होंगे या उन्हें अगर पढ़ाया गया होगा तो यह बताया गया होगा कि यह एक फिक्स्ड रूल है जिसे हमें मेमोराइज कर लेना है। लेकिन यह कोई रूल नहीं है, यह प्रकृति की एक घटना है। क्या है? प्रकृति का एक घटना जिसे हम शब्दों के रूप में लिखते हैं। अगर हम इसे समझ जाएं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रूल जो है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, को याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसे इस बार हम हॉरिजेंटली बना लेते हैं, वर्टिकली में थोड़ा समस्या होगा डायग्राम बनाने में। वही मिरर सरफेस हम यहाँ बना दिए इस बार, ठीक है, बना दिया ऐसा, हाँ। ठीक है।
सपोज ये हमारा, हाँ, इसे भी देखो, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इस बल्ब से लाइट यहाँ पे आया, हाँ, ठीक है, यहाँ से रिटर्न होके कहाँ जा रहा है, बोर्ड पे। बोर्ड पे जा रहा है। अब देखो क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। क्या हुआ, अब लाइट जो आया इस तरीके से आया ना, तो ये रिटर्निंग भी तो इस तरीके से हुआ। फिर इस एंगल को और चेंज कर दिए, ठीक है, कहाँ लाइट आ गया, इस बार ऐसा आया, यहाँ रिटर्न हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ संबंध है। ठीक है, लाइट जो आ रहा है, यह जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके इंसिडेंट लाइट मतलब आती हुई किरणें और जाती हुई किरणें, रिफ्लेक्टेड लाइट में कुछ ना कुछ, जिसे हिंदी में कहते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। हम कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ एक लंब डाल देते हैं परपेंडिकुलर। क्या किए हमने, इस तरह से परपेंडिकुलर हम डाल दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इस परपेंडिकुलर से जितना एंगल पे बल्ब का लाइट आता है, इस परपेंडिकुलर से उतने ही एंगल पे वो चला जाता है। जैसे अगर लाइट इधर से 60 डिग्री पे आ रही है, कितना पे, 60 डिग्री, तो यह जब रिटर्न होगा लाइट, तो इधर से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ऐसा सरफेस जो प्रकाश का परावर्तन कर रहा हो। ठीक है, इसे कहते हैं इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, हिंदी में आपतित किरण, और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जिसे हिंदी में परावर्तित किरण। यह क्या था, यह क्या था, यह था परपेंडिकुलर, जिसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब, लंब डाला गया था। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या रूल यहाँ से निकल के आया, जो भी हम प्रैक्टिकली समझे उससे एक कुछ नियम निकल के आया। पहला नियम यह निकल के आया, इसे हम आई बोलते हैं। इस एंगल को क्या बोलते हैं, आई। इस एंगल को बोलते हैं आर। चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, दोनों को इसे आई कहना है, इसको आर कहना है। क्यों, आई स्टार्ट होता है इंसिडेंट के बदले, और आर किसके बदले आया, रिफ्लेक्टेड के बदले। तो पहला नियम तो हमें यही समझ में आ गया कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू, सॉरी, जिस कोण से अभिलंब के साथ जिस कोण से, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट आ रही है, उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और जिस कोण के साथ वह लौट कर चली जा रही है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं, जैसे यह इंसिडेंट रे है ना, तो इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी का भी नाम इसी तरीके का है, क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरणें अभिलंब के साथ, परपेंडिकुलर के साथ जिस जो एंगल बनाती है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। और परावर्तित किरणें, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ये इधर एंगल बना देते हैं। ठीक है, ऐसा एंगल नहीं बनाना है।
कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा वो न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो हम लोग देख लेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट जो है अभी बताने से कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। हाँ, तो पहला रूल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होगा कि नहीं होगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा रूल जो हम बताए थे ये था अविलंब, यहाँ से लाइट आया और यहाँ से लाइट चला गया, ठीक है। तो अविलंब, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों इसी प्लेन में है कि नहीं है? ऐसा नहीं कि अविलंब इसके ऊपर दिया गया था, ठीक है, यह प्लेन ऐसा हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट किसी दूसरे प्लेन से आया टकराया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, तभी यह रूल, रिफ्लेक्शन का रूल वैलिड होगा, अलग अलग प्लेन में नहीं। तो दो नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम है आपतित किरणें परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन, कहते हैं ना, समतल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लेन सरफेस बोलते हैं। तो तीनों एक ही प्लेन में है, वो हमको दिख भी रहा है, एक ही प्लेन में है कि नहीं है, ठीक है। प्लेन जैसे हम लोग किसे कहते हैं, जहां दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो कि नहीं। तो जैसे यह रूल तो सभी लोग पढ़ लेते हैं कि तीनों एक ही प्लेन में हो, लेकिन समझ किसी को नहीं आता है। ऑन रिकॉर्ड हम ऐसा कहते हैं कि 90% लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि तीनों एक प्लेन में कैसे है, बस याद कर लिया। किसी को अगर टीचर को भी पूछा जाए कि यह तीनों एक प्लेन में कैसे है, तो उसे भी नहीं पता है, वो सब बुक से पढ़ ली है, याद कर लिए, प्रैक्टिकली इसको समझे नहीं है। हम लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन है उसे क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं या नहीं। तो एक ही प्लेन में है कि नहीं है तीनों चीज, अलग अलग प्लेन में ऐसा नहीं है कि लाइट ऐसे आया, देखो इधर से लाइट आया और इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, ये एक प्लेन में हुआ, इधर से लाइट आता इधर रिफ्लेक्ट हो जाता, तो वह एक प्लेन में नहीं होता, ठीक है।